Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our book of statistics of class 11th and the chapter name is Introduction of Statistics. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझेंगे, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो सब. बेसिकली जस्ट दिस चैप्टर इज जस्ट बिलोंग्स टू its introduction. So numerous definition is given in term of economics. So let us see some of them. सबसे पहले हम वेल्थ डेफिनेशन की बात करें, जो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, जिसको मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. अर्थशास्त्र के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि संपत्ति या धन कैसे कार्य करता है या कैसे उसको अर्जित किया जाता है या उसकी क्या क्या उपयोगिता होती है. वेलफेयर डेफिनेशन दी है मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने. इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूज इट. तो वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर अल्फ्रेड ने बताया कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे एक व्यक्ति पैसा कमाता है और कैसे वो उस पैसे को खर्च करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए. स्कार्सिटी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की लियोन ने दी है, प्रोफेसर लियोन रॉबिन्सन ने. इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि स्कार्सिटी कैसे होती है और क्या मतलब हम कैसे अर्थशास्त्र के अंदर संसाधनों का उपयोग करें कि हम स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को दूर कर सके. स्कार्सिटी मैं आपको समझाता हूं क्या होती है. जैसे मान लो कहीं पे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे को 5 रोटी चाहिए, पर मदर ने कहा कि रोटी 3 अवेलेबल है, तो 2 रोटी की कमी हो गई ना. इस 2 को हम जो कमी पड़ी है उसको हम स्कार्सिटी बोलते हैं. लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन विद डिमांड, दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी. Economics is the study of human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative use. तो हम scarcity के अंदर ये समझते हैं कि कैसे संसाधनों का उपयोग करना है, क्योंकि हर संसाधन धरती के ऊपर क्या है, लिमिटेड मात्रा में दिया गया है. तो हमें ये सोचना है कि और उनका अल्टरनेट यूज भी है, क्योंकि उसी की वजह से तो हमारी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स अराइज होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमीज. तो हमें ये सोचना है कि हम संसाधनों का कैसे उपयोग करेंगे कि हमारी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और संसाधनों को हम प्रिजर्व भी कर सकें. ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय सैमुअलसन. इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी. तो सैमुअलसन ने कहा कि भाई अर्थशास्त्र के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि सोसाइटी कैसे किन संसाधनों को चुनेगी, ठीक है ना, और कैसे वो उनका यूज करेगी कि वो अपनी जरूरतों को और आने वाली जनरेशन्स की जरूरतों को भी पूरा कर सके, वो मतलब सस्टेनेबल वे में. उसी को ही ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच गिवन बाय प्रोफेसर सैमुअलसन. देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी ऐसा काम जिसमें करने के बदले व्यक्ति को पैसा मिले, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहा है और उसको बदले में सैलरी मिल रहा है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. जिस भी काम में एक व्यक्ति ने मेहनत किया और उसको बदले में पैसा मिला, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स वर्किंग इन अ स्कूल, तो या फिर लॉयर की सर्विस, आपने लॉयर की सर्विस यूज करी, उसने आपको वकील ने सर्विस दिया और आपने उसको पैसा दिया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पर्पज होते हैं. कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. तो कंजप्शन क्या है? जिसके अंदर हम सामान को उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, और जब हम सामान को उपभोग करते हैं, बाजार में जाकर सामान खरीदते हैं, तो बदले में हम क्या देते हैं? पैसा. तो इट मीन्स कंजप्शन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. Production refers to all activities which are undertaken to produce goods and services for generations of income and satisfying human wants. प्रोडक्शन के अंदर एक मजदूर या जो भी वर्कर्स हैं वो मेहनत करते हैं, तो पैसा जनरेट होता है, उनको पैसा मिलता है और फिर वो उस पैसे का यूज करते हैं, तो पैसा इन्वॉल्व हो गया ना. तो प्रोडक्शन इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. डिस्ट्रीब्यूशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर हम ये समझते हैं कि कैसे पैसा जनरेट हुआ और वो पैसा कैसे बटेगा. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर.
देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा और ब्रॉड सेंस में समझाऊं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आएगा एक कंसेप्ट आपके पास 12th में। तो उसमें क्या होता है कि 3 फेज होते हैं। सबसे पहले पैसा जनरेट हुआ, यहां पे मेहनत करी लोगों ने, पैसा जनरेट। उसके बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फैक्ट्री वर्कर्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कह लो, जिसमें पैसा बटा। अब ये लोग क्या करेंगे, ये उस पैसे को खर्च कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, तो वो पैसा वापस से वहीं पहुंच जाएगा फैक्ट्री में, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो वो पैसा वहीं पहुंच गया। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जो फ्री फंड की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, तो मनी तो नहीं मिलता ना, उनको सैलरी तो नहीं मिलता, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कार्य है जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने किसी को ट्यूशंस दी और उससे पैसा नहीं लिया, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर एक टीचर अपने चाइल्ड को पढ़ा रहा है, तो क्या वो अपने आप से फीस चार्ज कर रहा होगा? नहीं ना, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को बड़े संदर्भ में समझें, ब्रॉड सेंस में, सो लेट अस सी। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल ऑफ फैक्ट्स इफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग reasonable standards of accuracy collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in a relation to each other। तो स्टैटिस्टिक्स को अगर हम ब्रॉड सेंस में समझे, तो इसका मतलब होता है कि डाटा को बहुत बड़े स्केल पे इकट्ठा करना, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से इकट्ठा करना और एक सिस्टमेटिक वे में इकट्ठा करना, और प्री डिटरमाइंड पर्पज के लिए, पहले से ही तय पर्पज के लिए कि मैं इसलिए डाटा इकट्ठा कर रहा हूं ताकि हम चीजों के बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट कर सके। प्लूरल साइंस में स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, फैक्ट्स का टोटल होता है, इफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसके अंदर कई सारे डाटा बनते हैं ना। और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। आप जानते ही हो स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा हम टेबल के अंदर बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, नंबर्स में ही तो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक डाटा बनाया, या जैसे हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, मेल फीमेल टोटल। तो नंबर ऑफ ईयर 2001 2002, तो मेल कितने थे, 2 4 6, फीमेल 5 6 8, तो टोटल हो गया 7 10 और 16। तो मैंने डाटा को किस में रिप्रेजेंट किया, नंबर्स में। स्टैटिस्टिक्स यूज्ड बाय कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, और मैंने ये डाटा एक इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया है और एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पज, और मेरा इस डाटा को कलेक्ट करने का जो पर्पज है वो पहले से ही तय होता है कि मैं इस डाटा को जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पुअर्टी को पता करना है कि भाई कितने मेल और कितनी फीमेल पुअर है या पुअर्टी में ग्रस्त है। तो मेरा प्री डिटरमाइंड एम हो गया, तो मैंने डाटा को अब क्या किया, इकट्ठा किया प्री डिटरमाइंड एम के लिए। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और मैं इसे प्रॉपर मैनर में डाटा को इकट्ठा करूंगा। ये नहीं कि मेरे को डाटा तो मेल का चाहिए और मैं डाटा चाइल्ड का इकट्ठा कर रहा हूं, या मेरे को डाटा 2001 का चाहिए, मतलब 2000 सन में 2000 सन का डाटा चाहिए पर मैं 2002 का डाटा ले रहा हूं, यहाँ पे नहीं। एक सिस्टमेटिक वे में डाटा अरेंज किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और स्टैटिस्टिक्स का ही हम उपयोग करते हैं इसके और इसके बीच में, डाटा के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे उपयोग कर लिया कि भाई 2000 सन और 2001 के बीच में रिलेशनशिप को पता करने के लिए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में समझें, मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या होगा, डाटा कलेक्ट होगा, उसके बाद डाटा को एक प्रेजेंट किया जाएगा सिस्टमेटिक फॉर्म में, और फिर उसका एनालिसिस होगा डाटा का कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है इससे हमें क्या पता चला है। तो और देखो इस डाटा से हमें क्या पता चला है कि भाई फीमेल्स ज्यादा है मेल्स के मुकाबले, नंबर ऑफ बर्थ है मान लो ये, तो फीमेल का ज्यादा है। तो अब हम इस डाटा को इंटरप्रिटेट करेंगे। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे, तो यानी कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ठीक है। Features of statistics in a singular sense. Statistics as used in singular sense must possess the following features. तो ये फीचर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले डाटा कलेक्शन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो जिस भी डाटा का आप एनालिसिस करने जा रहे हो, सबसे पहले तो उस डाटा को इकट्ठा ही करोगे, उसके बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज करोगे कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल
मान लो आप लाइब्रेरी में गए और आपने कहा कि भाई 100 किताबें उठ ले लिया आपने, 100 किताबें। तो अब दूसरा काम आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे डाटा की भाई हिस्ट्री की किताब इतनी, इकोनॉमिक्स की किताब इतनी, पॉलिटिकल साइंस की इतनी, सोशियोलॉजी की इतनी। ठीक है, ये आपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब इस डाटा को आप प्रेजेंट करोगे एक सिस्टमेटिक वे में, जैसे यहाँ पे लिख दोगे कि हिस्ट्री की किताब इतनी, वो इकोनॉमिक्स की इतनी। पहले तो आपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कर लिया और प्रेजेंटेशन में आप डाटा को टेबुलर फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करोगे। उसके बाद एनालिसिस करोगे कि भाई कौन सी किताब सबसे ज्यादा है, कौन सी कम है, या किस किताब की कितनी क्वांटिटी। आपने एनालिसिस कर लिया इस डाटा का, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। और फाइनली आप इस डाटा को इंटरप्रिटेट करोगे। तो क्या हो गया सबसे पहला काम, कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस और फिर इंटरप्रिटेशन। तो क्या बन गया, कोप आई, या ऐसे याद रख लेना कॉपी बन गया। ठीक है ना, तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये याद रखना आप। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या हैं? देखो स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करती है, जो बहुत बड़ा डाटा होता है, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं, उसको एक सिंपल वे में अरेंज करने की, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, और डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करने की मदद करती है हमारी डाटा को, जो बहुत बड़े डाटा होते हैं, और कंपैरिजन करने में मदद करती है। जैसे मैंने यहीं पे ही कंपैरिजन कर लिया मेल और फीमेल के डाटा का, तो ये भी मेरी मदद करती है स्टैटिस्टिक्स। और प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन, अब मैंने कंपेयर कर लिया ना कि भाई फीमेल के बर्थ ज्यादा है मेल के मुकाबले, तो अब मैं अपनी पॉलिसी फॉर्मेशन में इस चीज को संज्ञान में रखूंगा कि भाई मुझे मेल चाइल्ड्स को प्रमोट करने के लिए या उनको मतलब हेल्थ स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना है, या जो भी गवर्नमेंट डाटा का एनालिसिस क्यों करती है, या हम लोग अपने रिजल्ट का एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि हम आने वाली क्लासेस में अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छी पॉलिसीज बना सकें। फोरकास्टिंग में मदद करती है, ठीक है, और टेस्टिंग हाइपोथेसिस में मदद करती है, डाटा को टेस्ट करने में, फॉर्मुलेट करने में, और टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और हमारी एक्सपीरियंसेस को और नॉलेज को भी क्या करती है, स्टैटिस्टिक्स बढ़ाने में मदद करती है। गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए गवर्नमेंट जितने भी डाटा को इकट्ठा करती है वो किस लिए करती है, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को उस डाटा के हिसाब से फॉर्मुलेट कर सके। प्रीवियस डाटाज को गवर्नमेंट इसलिए उठाती है ताकि वो ये देख सके कि हाँ भाई उनको पता चल जाए कि एक्चुअल सिचुएशन ये है। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट ने पुअर्टी का स्टैटिस्टिक्स लिया, तो उसने गवर्नमेंट ने क्यों लिया पुअर्टी का स्टैटिस्टिक्स, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल जाए कि भाई पुअर्टी किस लेवल की है और उन्हें पॉलिसीज किस लेवल की बनानी है। Government collects largest amount of statistics to fulfill the welfare objective in addition to the efficient running of the administration। तो गवर्नमेंट किस लिए डाटा को इकट्ठा करती है, डाटा का एनालिसिस करती है ताकि वो पॉलिसीज को अच्छा बना सके और जनता का भला ज्यादा से ज्यादा कर सके और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी अच्छा चला सके। Time series analysis, index number, forecasting and demand analysis, these are the some major instruments which government use for formulating the economic policies। आर्थिक नीतियां बनाने के लिए सरकार इन सब चीजों का उपयोग करती है ताकि वो एग्जैक्ट सिचुएशन को समझ सके। Various political group also use statistical analysis to popularize themselves in masses। और बहुत सारे राजनीतिक दल भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी यूज कर दिया कि भाई उसको पिछले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में कितने वोट मिले, पंजाब में कितने मिले, उत्तराखंड में कितने मिले, तो वो इस डाटा, या मेल लोगों ने कितना वोट डाला उसको, फीमेल ने कितना वोट डाला, तो वो इस डाटा का एनालिसिस किस लिए कर दिया, ताकि आने वाली पॉलिसीज या आने वाले प्लान्स को वो अच्छा बना सके अपने। इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या इंपोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की, लेट अस सी। स्टैटिस्टिक्स इज एन indispensable tool for proper understanding of various economic problems। Some of the use of statistics in economics are, देखो हम स्टैटिस्टिक्स का उपयोग उस संदर्भ में भी कर सकते हैं कि हम आर्थिक समस्याओं का मतलब एनालिसिस कर सकें, उनको समझ सकें। क्योंकि देखो कोई भी आर्थिक समस्या है, फॉर एग्जांपल मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, अब एक व्यक्ति कह रहा है, मान लो पुलिस आई वहां पे, एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई पुलिस जी इस व्यक्ति ने मुझे 2 थप्पड़ मारे,
तो अब वो जो दो थप्पड़ था वो उसने बताया, तो वो दो क्या है, वो हमारा डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा है। अब वो पुलिस वाले को आसानी रहेगी एनालिसिस करने में कि भाई प्रॉब्लम का लेवल क्या है। इसी तरह गवर्नमेंट भी या स्टैटिस्टिक्स का उपयोग हम इकोनॉमिक्स में इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम्स का लेवल पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे यहाँ पे 270 मिलियन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, 27 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो अब मैंने ये डाटा दे दिया 27 करोड़ वाला, तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम का लेवल क्या है। अब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इन 27 करोड़ लेवल को माइंड में रख के बनाएगी। तो फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ आर्थिक कानून बनाने में मदद करती है। स्टैटिस्टिकल डाटा हमारा अंडरस्टैंडिंग और सॉल्विंग आर्थिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती है। मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। जैसे कई साल का डाटा लेते हैं कि भाई 2010 में इतनी सेल थी, 2011 में इस चीज की इतनी डिमांड थी, 12 में इतनी थी, 13 में इतनी थी, तो उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग मैथमेटिकल रिलेशंस फॉर्मुलेट करने में मदद करती है, कंपैरिजन करने में मदद करता है, ठीक है, आर्थिक कंसेप्ट्स का, और हमारे प्राइस एनालिसिस में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देख लिया कि भाई फॉर एग्जांपल सोप का ले रहे हैं हम, 2000 सन में इस सोप का प्राइस 5 था, 2005 में इसका प्राइस 7 हुआ या 6 हुआ, 2011 में इसका प्राइस 9 हुआ। तो इस तरह प्राइस एनालिसिस में भी हमारी स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। इकोनॉमिक प्लानिंग में तो आप समझ ही गए, हम एक स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं डाटा को समझने के लिए, और डाटा को समझने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि आर्थिक समस्या किस लेवल की है, और फिर उस हिसाब से हम अपनी आर्थिक नीतियों को बनाते हैं। At every stage of economic planning, there is a need for figure and statistical method. Using statistical techniques, it is possible to assess the amount of various resources available in the economy. और statistical method का एक और मदद हो जाती है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे देश के लिए आर्थिक पॉलिसी बनानी है, तो मैं अपने देश में पहले ये देख लूं कि मेरे को रॉ मटेरियल मेरे देश में कौन सा है। भाई आयरन मेरे देश में इतना है, जिंक मेरे देश में इतना है, कॉपर मेरे देश में इतना है, या और जो रिसोर्सेज मेरे संसाधन का मैंने स्टडी कर लिया डाटा, अब मैं अपनी आर्थिक नीति आसानी से बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे को पता है कि मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है। और ये मुझे कब पता चल पाया? जब मेरे पास स्टैटिस्टिकल डाटा था। बिजनेस में क्या है स्टैटिस्टिक्स का उपयोग? जैसे बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश करने में मदद करती है। हम देख लेते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई फैक्ट्री लगाने चाह रहा है, तो वो पहले देखेगा कि भाई ननौता में मतलब कि मान लो उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री 5 है इस चीज की, दिल्ली में फैक्ट्री इस चीज की 10 है, सहारनपुर में इस चीज की फैक्ट्री 15 है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, सारा कंपैरिजन करने के बाद अपनी बिजनेस यूनिट को लगाएगा। तो ये डाटा नहीं तो उसकी मदद करी फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब वो ये भी देखेगा कि भाई डाटा के जरिए कि भाई 2000 सन में इसका माल कितना बिका, 2005 में इसका माल कितना बिका, 2006 में कितना बिका, 10 में कितना बिका, तो ताकि वो एनालिसिस कर ले कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं है मार्केट में। और प्रोडक्शन प्लानिंग, उसे यहाँ से प्रोडक्शन प्लानिंग भी पता चल जाएगा। जैसे उसे समझ में आ गया कि भाई मेरे पास ये वाली चीज का रॉ मटेरियल इतना है, ये वाली चीज का रॉ मटेरियल इतना है, तीसरा इनपुट इतना है, तो वो अब उसको पता है कि भाई मेरे पास इनपुट्स की क्वांटिटी ये अवेलेबल है। अब वो उस हिसाब से क्या कर सकता है, अपनी पॉलिसी, अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकता है। क्वालिटी कंट्रोल वो इस डाटा के बेस पे कर सकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकता है स्टैटिस्टिकल डाटा को कंपेयर करके, और अकाउंट राइटिंग और ऑडिटिंग भी कर सकता है अपने डाटा की। ऑडिटिंग में भी तो हम डाटा का ही उपयोग करते हैं ना, बैलेंस शीट जब बनाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है कि क्वालिटेटिव फिनोमिना नहीं है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी की। इंडिविजुअल की हम इसमें बात नहीं करते, एक व्यक्ति की, क्योंकि एग्रीगेट पे लिया जाता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज, कई बार डाटा का मिसयूज भी किया जा सकता है कुछ संस्थाओं के द्वारा या लोगों के द्वारा। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, और एवरेज कंसेप्ट पे निकाले जाते हैं, इसलिए इनको सच मान लिया जाता है। और ये एग्जैक्ट तो होते नहीं स्टैटिस्टिकल लॉ, कोई भी इकोनॉमिक लॉ है वो एग्जैक्ट तो कभी फिट बैठेगा ही नहीं। ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं, इंसान आम आदमी के बस के बात थोड़ी है डाटा एनालिसिस करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये डाटा बना दूं, अगर 10 लाइनें खींच के मैंने ये डाटा बना दिया अलग अलग चीजों का, अब इस डाटा को कौन समझ सकता है? कोई एक्सपर्ट, आम इंसान समझ जाएगा इसको? जनरली नहीं। स्टैटिस्टिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस होता है ये। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आता है मींस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्टेटमेंट्स।
कई बार इनमें इतना ज्यादा बिलीफ नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होते। क्यों? स्टैटिस्टिकल टूल्स या हमें एक प्रॉपर सिचुएशन नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इसमें हम चीजें एवरेज के कंसेप्ट पे लेते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। आप इतना 1 के नोट्स बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और मैं सजेस्ट करूंगा लिख के खुद से बनाइएगा, क्योंकि जब आप लिख के चीजों को याद करते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। और देखिए स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी है, जस्ट मैंने एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर ही हैं, तो मेरा मे भी पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो अगर कोई भावना हर्ट हुई है आपकी तो मैं क्षमा मांगता हूँ। बाकी स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, बहुत पढ़ाई कीजिए, और अच्छे से ईमानदारी से इस देश को अच्छा बनाइए और सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कीजिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।